Hello students, in our previous class we are discussing about श्रोडिंगर इक्वेशन है ना। श्रोडिंगर इक्वेशन हम लोग कर रहे थे और उसमें हमने उसको स्टार्ट कर दिया था और मैंने आपको उसके बारे में बता दिया था कि वन डायमेंशन श्रोडिंगर इक्वेशन की शुरुआत कैसे हुई, मतलब व्हाट इज़ द नीड ऑफ सुटेबल इक्वेशन क्या थी, वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया था। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं, थोड़ा सा तरंग फलन का बताते हैं कि तरंग फलन में ये विशेषताएं होनी चाहिए। तो मैं तरंग फलन का आपको बता भी चुकी हूँ कि तरंग फलन स्टेट फंक्शन जो होता है वो फाइनाइट होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, है ना, वही सब कुछ है। अगर आपसे पूछ भी ले रहता है श्रोडिंगर इक्वेशन के रिगार्डिंग कि वेव फंक्शन में क्या क्या विशेषताएँ होनी चाहिए, तो आप वहाँ से डिस्क्राइब कर सकते हैं। समझ में आ गई? चलें, अब हम देखेंगे प्रॉपर वन डायमेंशन श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस क्लास थी हमारी, उसमें तो हमने केवल नीड देखी थी कि क्या ज़रूरत पड़ी उसकी, है ना, और कैसे हमने उस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट किया। अब हम प्रॉपर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो देखेंगे। ठीक है, वन डायमेंशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या फिर सिंपल श्रोडिंगर इक्वेशन भी कह सकते हैं। ठीक है भाई, चले अब जो किसी भी नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर ने जो इक्वेशन सजेस्ट की है ना, वो क्या थी वो मैं बता देती हूँ। For any non-relativistic particle साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट भी कह सकते हैं, इरविन श्रोडिंगर suggested the following equation, है ना। उन्होंने ये जो मैं इक्वेशन बताने जा रही हूँ इसका उन्होंने प्रस्ताव दिया, लेकिन किसके लिए दिया? नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, मतलब अनापेक्षिकीय कण। अनापेक्षिकीय कण से क्या मतलब होता है? जहाँ पर v इज़ वेरी वेरी लेस देन c होता है। समझ में आ गई? वो अनापेक्षिकीय कण होते हैं। ठीक है, उनके लिए उन्होंने जो इक्वेशन दी वो ये थी डेल साई बाई डेल टी। ठीक है, और वो भी किसके लिए? वन डायमेंशनल। ठीक है, यहाँ पे वन डायमेंशनल है, इसलिए ये जो साई है वो किसका फंक्शन है? एक्स और टी का। यहाँ पे एक्स बता रहे हैं कि पार्टिकल इज मूविंग इन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। समझ में आ रही है? तो दिस इक्वेशन इज़ फॉर वन डायमेंशन, ये ध्यान रखना। ठीक है, डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल्स टू गामा डेल्टा टू साई बाई डेल टी स्क्वायर। एज यूजुअल दिस साई इज़ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। अब यहाँ पे गामा क्या है? हेयर, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है भाई, है ना, इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। डिराइव नहीं कर सकते अपन इसको, कहीं डेरिवेशन आता भी नहीं है। ठीक है, चलें, हेयर गामा इज़ कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे जो गामा है वो आपका एक कांस्टेंट होता है और ये वेरिएबल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड नहीं करता, है ना। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन वेरिएबल क्वांटिटी, मतलब चर राशियाँ जो बदल सकती हैं, है ना। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन वेरिएबल क्वांटिटीज़ या फिर सिंपल वेरिएबल। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन वेरिएबल, यानी कि चर राशियों पर निर्भर नहीं करता। चर राशियाँ वो राशियाँ होती है जो अपनी वैल्यूज़ चेंज कर सकती है, उनकी वैल्यूज़ आप बदल सकते हो। अचर वो होती है जो बदल नहीं सकते, उनको आप कांस्टेंट कहते हो। समझ में आ रही है? तो यहाँ पे गामा एक कांस्टेंट है जो वेरिएबल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन वो कैसे दिया जा सकता है ना, मतलब उसका सॉल्यूशन भी अभी नहीं है आपके पास। अगर हम मान लें कि इस इक्वेशन वन का सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन, इफ़ कंसीडर, क्या मान लें कि साई एक्स टी जो है दैट इज़ प्रपोर्शनल टू ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो साई एक्स टी है दैट इज़ प्रपोर्शनल टू ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। लेकिन दोनों में से कोई एक ही मान सकते हो आप, या तो ये मानो या फिर ये मानो। अगर ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो ये वाला सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई करता है तब तो ये सॉल्यूशन है, अदरवाइज़ नहीं है। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है, सॉल्यूशन कहाँ से मिलता है? इक्वेशन से निकल कर के आता है, और इक्वेशन से निकल कर के आ रहा है देन दैट सॉल्यूशन शुड बी सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है, अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन ये ध्यान रखना, ये दोनों ही सॉल्यूशन पॉसिबल है इस इक्वेशन के, आप चेक भी कर लेना दोनों को, है ना, कि ये सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। ऊपर वाली
कंडीशन को, ठीक है। लेकिन दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है, एक टाइम पर एक पॉसिबल है। यानी कि अगर आप इसको सेटिस्फाई करना चाहते हो तो इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर लो और यहाँ पे इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन करके देख लो इसका, ठीक है। तो वो इसके बराबर आएगा गामा से मल्टीप्लाई होकर। पर पहले मैं आपको गामा तो बता दूं कि गामा क्या होता है। कांस्टेंट तो है पर होगा क्या वो देखिए आप, ठीक है। कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ही बोल सकते हैं यहाँ पे, तो कोफिशिएंट या कांस्टेंट कुछ भी कह दो। हेयर कोफिशिएंट गामा वो उसकी वैल्यू कितनी आई जे ओमेगा अपॉन एच कट स्क्वायर, जे कह लो या आयोटा भी कह लो, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे आपको सॉल्यूशन जे मिल जाएगा, ऐसे यहाँ पे जे लिखा हुआ आ जाएगा। समझ में आगे, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में भी आयोटा भी आ सकता है, जे भी आ सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आयोटा जे दोनों की वैल्यू √-1 होती है, ठीक है। समझ में आ रही है, दोनों ही आपकी इमेजिनरी क्वांटिटीज़ है, वो डिनोट करने का तरीका है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे सॉल्यूशन आयोटा दिखा रहे हो तो आपको यहाँ पे गामा की वैल्यू भी आयोटा में दिखानी पड़ेगी, जे में दिखा रहे हो तो जे में दिखानी पड़ेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो गामा इज इक्वल टू क्या होता है, जे ओमेगा बाई एच कट स्क्वायर, दैट इज़ कैलकुलेटेड। मतलब ये इक्वेशन उन्होंने प्रस्तावित की कि ये इक्वेशन हो सकती है, उस इक्वेशन का उन्होंने ये सॉल्यूशन दिया है ना। अब उन्होंने अपने पर्टिकुलर डेरिवेशन से दिया होगा ये सॉल्यूशन, आपको डायरेक्ट पढ़ना है यहाँ पे। या तो सॉल्यूशन ये हो सकता है या ये हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, इसलिए मैंने बीच में और लगाया है। हिंदी में आप लगाओगे अथवा, समझ में आ गई, एक समय पे एक ही हो सकता है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। आप ना क्या करो, सॉरी ये ना के स्क्वायर है, ठीक है, एच कट ओमेगा अपॉन के स्क्वायर। मैं क्या कर रही हूँ, इसको दोनों ऊपर नीचे एच कट स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। एच कट स्क्वायर से ऊपर और एच कट स्क्वायर से नीचे, जे ओमेगा बाई के स्क्वायर। अब आगे देखो आप, ये जो जे है ना, और साथ में क्या है आपका एच कट, इसको मैं बाहर ले रही हूँ और एक एच कट ओमेगा अंदर, मतलब एडजस्ट कर रही हूँ ये जो एच कट स्क्वायर होगा है। और नीचे वाले को कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप एच कट के का होल स्क्वायर लिख सकते हो सिंपली, समझ में आ गई। तो मैंने ये जो एच कट स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया उसको एडजस्ट कर दिया। एच कट ओमेगा क्या होता है भाई, ई होता है। पिछले ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था कैसे होता है, ई इज इक्वल टू एच कट ओमेगा पता है। और पी ये क्या होता है, पी होता है, होता है नहीं होता, ये एच कट के। अब ये भी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि पी इज इक्वल टू एच कट के होता है और ई इज इक्वल टू एच कट ओमेगा होता है। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। अब आप ये देखो कि जो पी होता है वो क्या होता है ना, सिंस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m होता है, तो मैं इस पी स्क्वायर की जगह पर 2m रख सकती हूँ ना यहाँ पर। देयरफॉर गामा इज इक्वल टू जे एच कट ई, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2me, ठीक है। ई से ई कैंसिल हो गया तो गामा आता है आपका जे एच कट अपॉन 2m, या फिर आप इसको आयोटा एच कट अपॉन 2m भी लिख सकते हो, दोनों ही वैल्यूज़ करेक्ट है। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। यहाँ पर आयोटा और जो जे है दैट इज़ इक्वल टू -1, समझ में आ गया, एंड रूट में -1, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपका गामा की वैल्यू आती है, इस पर क्वेश्चन भी बन सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, सॉरी इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है ये। यहाँ पे आप ये देखो, ये जो गामा है ये एनर्जी या मोमेंटम पर डिपेंड नहीं करता, पता है। इससे पहले इसका एक सॉल्यूशन और सजेस्ट किया गया था, लेकिन वहाँ पे गामा की वैल्यू जो है वो पी पर और ई दोनों पर डिपेंड कर रही थी, तो वो सॉल्यूशन जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो उसको नकार दिया गया। लेकिन बाद में एक और सॉल्यूशन सजेस्ट किए गए, उसके अकॉर्डिंग गामा की वैल्यू जो है वो पी और ई पर डिपेंड नहीं कर रही। तो अब जो गामा आया है वो डिपेंड नहीं करता अपॉन द वेरिएबल क्वांटिटी, वेरिएबल मतलब जो बदल सकती है, पार्टिकल का एनर्जी और मोमेंटम तो चेंज हो सकता है ना, बट यहाँ पे तो सारी कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, मास ऑफ द पार्टिकल इज आल्सो कांस्टेंट, तो ये वेरिएबल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड नहीं करता। तो नाउ हमारा जो गामा है वो सही है, समझ में आ गई बात आपको, ठीक है, ठीक है। देयरफॉर हेयर गामा डज नॉट डिपेंड अपॉन, ये चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है, अपॉन पी एंड ई, इट डिपेंड्स अपॉन ओनली एच कट एंड एम, एच कट और एम पर डिपेंड करता है, और वो दोनों ही जो है कांस्टेंट क्वांटिटीज़ है, ठीक है। देयरफॉर ये मेरे पास नंबर 2 हो गई, मैं गामा की वैल्यू अब यहाँ रख सकती हूँ, ठीक है। देयरफॉर वन डायमेंशन श्रोडिंगर इक्वेशन क्या बन गई, ये बन गई आपकी डेल साई एक्स टी बाय डेल टी
इज इक्वल्स टू, यहाँ जो गामा है उसकी जगह पर आप वैल्यू पुट कर सकते हो, कौन सी, ये वाली, ठीक है, कितनी, जे एच कट अपॉन 2m, ठीक है, और डेल्टा 2 साई बाई डेल्टा टी स्क्वायर एक्स टी। समझ में आ गई। एक काम कर लो इसको थोड़ा और, ताकि यहाँ पे आपके पास वो ना रहे क्या नाम से, ठीक है। बाकी तो ये इक्वेशन भी सही है, पर थोड़ा और इसको मॉडिफाई कर देते हैं। दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, किससे, जी एच कट से। मतलब तरीका है इसको सॉल्व करने का, बाकी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं है, पर इसको ऐसे ही लिखते आ रहे हैं शुरू से, इसलिए कर देते हैं, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा 2 साई बाई, एक मिनट अभी गया मेरा ध्यान, ये दोनों साइड t नहीं है भाई, इधर x है, इधर भाई x है ना, ये आपका जो राइट हैंड साइड है इधर, तभी मैं सोचूं, मैंने कहा दो बार t कैसे आ गया, ठीक है। इधर t है, टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन है, या पोजीशन के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन है। आप जब चेक करते हैं ना, वैसे भी आपको पता चल जाता है, मैंने आपको बोला था ना कि इस वाले सॉल्यूशन को चेक करना इस इक्वेशन में रख करके, तो ये इक्वेशन लाइट और साउंड दोनों के लिए इक्वेशन करेक्ट आती है, ये सॉल्यूशन इन दोनों के लिए करेक्ट आएगा, आप चेक कर लेना, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो ये आपकी कहलाती है वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। अब सुनिए, किसी फ्री पार्टिकल के लिए, ठीक है, आप इस इक्वेशन को कैसे लिखोगे, ठीक है, मतलब इसी इक्वेशन को किसी फ्री पार्टिकल के लिए कैसे लिखोगे, मतलब ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। आपसे कोई कहे कि फाइंड आउट दी वन डायमेंशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो आपको ये पूरा करना पड़ेगा। समझ में आ गया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वन डायमेंशन होती है, उसमें आपको गामा की वैल्यू भी ऐसे बतानी पड़ेगी सारी, और उसके बाद आपको ये पूरा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकाल के दिखानी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, फॉर एनी फ्री पार्टिकल, वेव फंक्शन कैन बी रिटर्न एज, मतलब वहाँ सॉल्यूशन क्या होगा, है ना, साई एक्स टी इज इक्वल्स टू होगा ए ई की पावर, अब जे ही लेते चल रहे हो शुरू से, तो जे ही ले लो, जे के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये यही तो सॉल्यूशन है भाई, बस मैंने प्रोपोर्शनल था, अब मैंने प्रोपोर्शन हटा के कांस्टेंट लगा दिया, तो लेट चेक कर लेते हैं उसको कि ये सही है कि नहीं है, ठीक है। फॉर फ्री पार्टिकल जो वेव फंक्शन है दैट कैन बी रिटर्न एज, समझ में आ गई, ठीक है भाई। तो अब इसको मैंने नंबर डाल दिया 4, ठीक है। चलो अब इसको चेक करते हैं, यानी कि पहले जो इक्वेशन, ये जो 4 है, इसको पहले मैं LHS में रखती हूँ, फिर मैं RHS में रखती हूँ, फिर चेक करते हैं कि क्या LHS RHS क्या आते हैं क्या नहीं आते हैं, ठीक है। लेट पुट 4 इंटू LHS ऑफ थर्ड, तो क्या आएगा, जे एच कट डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू, जे एच कट बाहर है ना, ए भी चलो बाहर ले लो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे टी के रेस्पेक्ट में, तो कितना आएगा, माइनस का जे ओमेगा और ई की पावर जे के एक्स माइनस ओमेगा टी, ऐसे का ऐसा आ जाएगा। अब ये क्या बन गया, जे स्क्वायर माइनस 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 प्लस, क्या बन गया आपका एच कट ओमेगा, और क्या आ जाएगा साथ में, ए ई की पावर जे के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो ये क्या बन गया, जे एच कट डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू एच कट ओमेगा साई मिल गया, ये साई ही तो है, तो मैंने इसकी जगह पर क्या रख दिया, साई वापस से रख दिया, समझ में आ गई। और ये एच कट ओमेगा क्या होता है, ई होता है, हम ऑलरेडी जानते हैं कि ई इज इक्वल टू क्या होता है, एच कट ओमेगा होता है, समझ में आ गई। तो इससे ये तो मुझे कब मिला, जब मैंने इस फंक्शन साई को इस LHS में रखा, समझ में आ गई, ठीक है। इसको मैं अभी नंबर 5 डाल देती हूँ। नाउ पुट 4 इंटू RHS ऑफ थर्ड, है ना, इसमें रख करके देखते हैं, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा 2 साई बाई डेल एक्स स्क्वायर। अब की बार 2 बार करना है आपको, ये ध्यान रखना, और x के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है ना। एक बार में कर देते हैं अपन दोनों, है ना, एक बार करोगे तो क्या आएगा, जे के, है ना, ए तो आएगा ही आएगा, और 2 बार करोगे तो आएगा जे के का होल स्क्वायर, ठीक है, ई की पावर जे के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है भाई। तो इधर आपका क्या आ जाएगा, देखो
ये तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है भाई। और इधर आपका क्या आएगा, एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m और ए ई की पावर जे के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये क्या है, ये खुद साई है। एच कट के क्या होता है, पी होता है, मोमेंटम, ठीक है, क्या होता है, मोमेंटम होता है, ये लो, और ये है आपका साई। यहाँ पे बता देना सिंस पी इज इक्वल्स टू एच कट के। तो आपने जब LHS में रखा है ना, जब आपने LHS में रखा तब तो ये मिला मुझे, और जब मैंने RHS में रखा तो मुझे ये मिला। जब LHS ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी तो बराबर होंगे ना। ये इक्वेशन नंबर 6 हो गई, समझ में आ गई। तो हम क्या करेंगे, हमें मिलेगा क्या, हमें ये मिलेगा, देयरफॉर वी गेट बाय 5 एंड 6, ये दोनों बराबर होंगे, है ना, यानी कि E इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m तो आएगा। और ये फ्री पार्टिकल की एनर्जी यही होती है। इसका मतलब ये है कि मेरी श्रोडिंगर इक्वेशन एकदम करेक्ट है। जब मैं फ्री पार्टिकल की कंडीशन लेकर के चल रही हूँ, सॉल्यूशन लेकर के चल रही हूँ, तो मुझे फ्री पार्टिकल की एनर्जी मिल रही है। दैट मीन्स कि अवर श्रोडिंगर इक्वेशन इज एब्सोल्युटली करेक्ट वन डायमेंशन के लिए। समझ में आ गई, क्योंकि मुझे एनर्जी की, फ्री पार्टिकल की एनर्जी इतनी तो होती है ना भाई, E इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, सबको पता है ये तो इसका मतलब ये है कि मेरी ये जो समीकरण है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये मेरे क्लासिकल रिजल्ट E इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m से उससे उसके कॉरस्पॉन्डिंग है, उससे संगति रखती है, ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। देयरफॉर वी कैन से दैट वन डायमेंशन श्रोडिंगर इक्वेशन corresponding to the classical relation E is equals to p स्क्वायर अपॉन 2m, इस क्लासिकल रिलेशन को कॉरस्पॉन्ड करती है। बात समझ में आ गई। तो ये आपका वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कंप्लीट होता है। अब हम जो है इसमें, अभी तक हम श्रोडिंगर इक्वेशन में हमारा सिर्फ काइनेटिक एनर्जी से लेना देना था। अब हम इसमें पोटेंशियल एनर्जी का इंक्लूड और करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन क्या बनती है। समझ में आ गई बात आपको। उससे हमारी बनेगी टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट को अलग अलग करेंगे। समझ में आ गई। तो ये आपकी बन गई वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। तो इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इंक्लूजन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन दी श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है भाई, इसको कर लेना आप पूरा, ठीक है। ओके, थैंक यू।